हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग जो है पॉलिटी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देखेंगे। दोस्तों यह वीडियो जो है वन लाइनर पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों वन लाइनर पैटर्न पर इसलिए हम लोग यह वीडियो लाया है क्योंकि कम समय में जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आप लोग को जो सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से कवर होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में जो हम लोग जो है 500 क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे पॉलिटी से संबंधित। तो दोस्तों हमारी वीडियो को जो है लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम द्वारा जो है भारत में प्रांतों को जो है स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शासन के एकात्मक पद्धति का लाभ है। क्या है शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ? क्या है? तो दृढ़ राज्य है। शासन की जो एकात्मक पद्धति का जो लाभ क्या है दोस्तों? दृढ़ राज्य है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। कौन थे सदस्य? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य जो है वो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। कौन? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 4 हो जाएगा अगला, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, प्रश्न को भारत सरकार अधिनियम 1935 इसे याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 5, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की जो संविधान सभा जो है किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर जो है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन के कहने पर जो है भारत की जो संविधान सभा है उसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों भारत की जो संविधान सभा है उसके अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 7 हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर आप लोग क्या देंगे? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। किसमें? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 8, संविधान सभा की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान सभा की प्रस्तावना जो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो फर्स्ट एक जो प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना को जो है भारत को जो है एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत जो है पूर्ण संप्रभु तो वाली लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो दोस्तों इस डेट को याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को जो है भारत जो है पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र वाला गणतंत्र बना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? संविधान की जो उद्देशिका जो है उसकी संशोधन कितनी बार हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा एक बार। संविधान की जो उद्देशिका है उसका जो संशोधन हुआ है वो एक बार हुआ है, एक बार ही जो इसका संशोधन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारतीय संविधान में जो संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो भारतीय संविधान में जो संघीय शब्द का प्रयोग जो है संविधान में कहीं नहीं हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, संविधान में कहीं नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है, यह किसमें कहा गया, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत जो है राज्यों का संघ है, ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है, तो किस अनुच्छेद में जो इंडिया को भारत भी कहा गया है, तो अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में जो है इंडिया को भारत भी कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। भारत में जो किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है, तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, इस प्रकार का जो है भारत में संघवाद देखा जाता है कि संघ बनाकर जो है राज्यों का गठन यहाँ पे किया जाता है। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान जो कब लागू हुआ था दोस्तों, 26 जनवरी 1950। इस डेट को याद रखिए कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो बी.एन. राव। बी.एन. राव जो है ये भारतीय संविधान की रचना के समय जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है, तो संघीय प्रणाली हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा संघीय प्रणाली। भारत एक भारत एक कैसा देश है, भारत एक कैसा देश है, तो लोकतंत्र देश है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से जो है इंग्लैंड के संविधान से जो है भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा जो है अपनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित, तो भाग 2। भाग 2 जो है वो संविधान के नागरिकता के प्रावधानों से जो है संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संवाद निकट है, भारतीय संवाद जो किसके निकट है, तो कनाडा के निकट है। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी, तो भारतीय संविधान ने जो भारतीय महासंघ की योजना जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। सही आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो भारत के जो संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर जिसे भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता, तो क्या हो जाएगा, संप्रभुता, भूभाग्य, अखंडता, संघ प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। इसे याद रखिए कि दोस्तों भारतीय संविधान के जो आधारभूत अभिलक्षण जो है संप्रभुता, भूभाग्य, अखंडता, संघ प्रणाली और न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली, जिन्हें जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित जो है नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 25 विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो विश्व में जो है सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो भारत देश का है। दोस्तों विश्व में जो सबसे बड़ा संविधान जो है हमारे भारत देश का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संघ सूची में कितनी मंदे हैं, संघ सूची में कितनी मंदे हैं, तो 97 मंदे हैं। संघ सूची में जो है दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि संघ सूची में कितनी मंदे हैं, तो आप लोग आंसर क्या देंगे, 97 मंदे हैं संघ सूची में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है, तो जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था जो है ये स्वतंत्र भारत में जो जाति व्यवस्था प्रणाली है जो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 28, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हराने का निष्पक्ष उचित अवसर हो, तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग देंगे लोकतांत्रिक प्रकार की जो सरकार है वो निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें जो तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो। याद रखिएगा लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में जो है मूलभूत अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से
लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 30, भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। दोस्तों भारत में जो है प्रारंभ में जो है 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन अभी कितने हैं? तो अभी 6 मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार जो भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग देंगे अनुच्छेद 19 से 22 में। अनुच्छेद 19 से 22 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारतीय संविधान में दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रीट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो कोई उच्च न्यायालय द्वारा, कोई जो है उच्च न्यायालय द्वारा जो है एक रीट जारी की जाती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। निजी स्वतंत्रता का जो एक आधार क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी जो प्रत्यक्षीकरण है वो जो है एक निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में जो है न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण से जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों को विशिष्ट व्यवस्था की गई है? तो परमादेश प्रतिषेध प्रकार के रिटों को जो है विशिष्ट व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं? तो 5 प्रकार के। भारतीय संविधान में जो है 5 प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो याद रखिएगा परमादेश याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारियों को जो उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार जो है जीवन का जो अधिकार है वो क्या है? तो मौलिक अधिकार है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। जीवन का अधिकार जो है एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों अगर आप लोग से पूछा जाए कि किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है, तो आप लोग उत्तर क्या देंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत जो है मानव व्यापार निषेध है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो इसका जो उत्तर आप लोग देंगे 44वां संविधान संशोधन। 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो संपत्ति का अधिकार जो है उसे मूल अधिकार से हटा दिया गया है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार विधि के अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है विधि के अधिकार हो गया है भारतीय संविधान के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो है संविधान का दिल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32। याद रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 32 जो है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो है भारतीय संविधान का जो है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। कौन सा? तो अनुच्छेद 32, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है, ऐसे पूछा गया। तो उत्तर क्या देंगे आप लोग? भाग 3। मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 45 देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 33। याद रखिएगा, अनुच्छेद 33 जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत जो है सशस्त्र बलों के जो सदस्यों के मौलिक अधिकारों को जो है विशेष रूप से प्रतिबंधित जो है किया जा सकता है। किसके तहत? तो अनुच्छेद 33, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो दोस्तों जो अल्पसंख्यक उनको जो है मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो धर्म के आधार पर।
भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यकों जो है धर्म के आधार पर जो इन्हें आधार पर मान्यता दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जो है किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संशोधन। 42वां संशोधन के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य को संशोधन में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य जो है उल्लेखित है? तो दोस्तों याद रखिएगा 11। भारतीय संविधान में जो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य जो है उल्लेखित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो किसके द्वारा किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद। याद रखिएगा, संसद जो है वो मौलिक अधिकारों पर जो है यथोचित जो है प्रतिबंध लगा सकता है। कौन लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। नागरिकों, भारत के नागरिक और विदेशियों को जो दोनों को क्या प्राप्त है? तो विधिक अधिकार प्राप्त है। नागरिकों और विदेशियों को जो है विधिक अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो अनुच्छेद 27 द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 27 द्वारा जो है किसी धर्म विशेष के जो संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से जो मुक्ति की गारंटी दी गई है, तो किसमें? अनुच्छेद 27 द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 17। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। कौन सा? तो अनुच्छेद 17, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कतिपय मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। तो कतिपय जो मौलिक अधिकार जो है, भारत के जो मौलिक अधिकार है वो विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। यह सिर्फ मौलिक अधिकार जो है भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं, विदेशियों को जो है नहीं दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का जो अधिकार है वो किस कोटि से संबंधित हो? राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। मत देने का जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ये जो मामला है वो मूल अधिकारों से संबंधित मामला है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई। भारत के संविधान में जो शामिल राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, इसकी जो अवधारणा को जो है आयरलैंड के जो संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो किसे जो है विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 37। याद रखिएगा, अनुच्छेद 37 जो है यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। याद रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 37 को। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। हमारे जो संविधान है उसमें जो है निर्देशक जो सिद्धांत है वे कानूनी अदालतों द्वारा जो है अपरिवर्तनीय है, यह याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है?
तो ग्राम पंचायतों का आयोजन, ग्राम पंचायतों का जो आयोजन है वो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो गांधी दर्शन पर आधारित है, ग्राम पंचायतों का आयोजन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का अधिकार अधिक अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो 42वें संशोधन। याद रखिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन ने जो है मौलिक अधिकारों की अपेक्षा जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 जो है भारत के संविधान को जो है भारत को जो है कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो 1 माह के भीतर। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद जो है 1 माह के भीतर तक उसका अनुमोदन जो है संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, उपराष्ट्रपति जो है पदेन अध्यक्ष है किसका? तो राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? तो उपराष्ट्रपति। इसे याद रखिएगा आप लोग। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो दोस्तों, भारत के जो उपराष्ट्रपति के पद पर जो लगातार जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 2 बार। अगला प्रश्न रह चुके थे, तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? भारत का जो राष्ट्रपति है किसका एक अभिन्न भाग है? तो दोस्तों, संसद का। राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो कौन करेगा नामित? राष्ट्रपति करेगा। यदि आंग्ल भारतीय जो है समुदाय को लोकसभा में जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो जो है समुदाय के 2 सदस्यों को जो नामित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जा सकता है। इसे याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन जो है 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को जो है संबोधित करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार क्या सभी संवैधानिक निकाय हैं? तो वित्त आयोग जो है वो भारतीय संविधान के अनुसार संवैधानिक निकाय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? तो 5 वर्षों बाद की जाती है। भारत के जो राष्ट्रपति द्वारा जो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है 5 वर्षों बाद किया जाता है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वित्त आयोग जो है केंद्र सरकार जो है वो वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो है भारत की समेकित निधि से राज्यों को जो है सहायता अनुदान देती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन है? तो दोस्तों, भारत की जो आकस्मिकता निधि है उसका संरक्षण कौन है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति जो है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, वे व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किस मामलों को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों इस प्रश्न को याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को जो है सलाहकारी राय के लिए जो है भारत के उच्चतम न्यायालय को जो है भेज सकता है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, इसको याद रखिएगा।
अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, क्या व्यक्त कर सकता है, तो कितने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्यक्षी है। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में जो है हर मतदाता जो व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्यक्षी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 3 बार। राष्ट्रपति ने जो है अब तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है 3 बार किया है। कितने बार किया है, तो 3 बार किया गया है, इसे याद रखिएगा। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है, तो याद रखिएगा 356 धारा 356 के अंतर्गत जो है लागू किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा, तो दोस्तों अगर राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह जो है अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देगा। किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसकी नियुक्ति करना भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका नियुक्ति करना जो है राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, तो 35 वर्ष की आयु जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को पूरी कर लेनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है, तो इसकी जो है कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पद के जो है निर्धारित अधिकतम आयु सीमा, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों के बीच जो है गतिरोध स्थिति में जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, तो याद रखिएगा 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है किसमें, संविधान में। दोस्तों यह सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जो बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको जो सभी क्वेश्चन अच्छे से कवर होने वाले हैं। और दोस्तों हमारी इस वीडियो को जो लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और दोस्तों आप सभी को जो है 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो दोस्तों हमारी वीडियो को जो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं, तो कभी नहीं किया है। याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को कि राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा जो है कितने बार किए हैं, तो 1 बार भी जो है राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात की घोषणा नहीं किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस अनुच्छेद का उपयोग भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 का उपयोग करके जो है भारत के राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल को जो है घोषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो कितनी बार लागू हो चुका है, तो 3 बार लागू हो चुका है। भारत में जो स्वतंत्रता के बाद जो है 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है, तो जितनी बार चाहे वो दोस्तों जितनी बार चाहे जो है राष्ट्रपति जो अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए जो है खड़ा हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, तो 6 महीने के लिए लागू रहता है। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 6 महीने के लिए लागू रहता है, याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसका जो चुनाव होता है वो संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इसे याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जो है कोई विवाद हो तो उच्चतम न्यायालय में जो है अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो किसके द्वारा चलाया जा सकता है? संसद द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? दोस्तों अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, तो आप लोग उत्तर देंगे ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से जो है संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद के अपार हाउस को किस नाम से जाना जाता है? जो भारतीय संसद के जो अपार हाउस को जो है राज्यसभा के नाम से जाना जा सकता है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, तो अपार हाउस, याद रखेगा, अपार हाउस के नाम से जाना जाता है राज्यसभा को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? 30 वर्ष। अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनते तो आपकी आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। लोकसभा और राज्यसभा के जो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। दोस्तों याद रखिएगा, लोक लेखा समिति जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता। दोस्तों जो विपक्षी दल के जो नेता होते हैं वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? दोस्तों जो राज्यसभा के जो सदस्य होता है उसका जो सेवा काल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए दोस्तों शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल जो है वो दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है, क्या होता है? तो उपस्थिति सदस्यों के साधारण बहुमत से। जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना जो है उपस्थिति सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में जो है 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा में जो है कानून बनाने का प्रस्ताव जो है पेश किया जा सकता है। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तो संसद के सत्र का अंत जो है संसदीय शब्दावली में समापन से आशय है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। लोकसभा में जो है किसी विधेयक को जो है धन विधेयक के रूप में प्रमाणित अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अवशिष्ट अधिकारों का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा अधिकार, पहला हो जाएगा अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समूची सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। और हो जाएगा संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, पहला है अधिकार, दूसरा जाएगा जिनको केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, और संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो अप्रैल 1952 में। भारत में जो पहली निर्वाचित लोकसभा जो अस्तित्व में कब आया? तो अप्रैल 1952 में आया।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलकर। मावलंकर जो है वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग क्या बताएंगे उत्तर, जीवी मावलंकर, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है, तो 2 बार बुलाना जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुसार जो है संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन जो है एक वर्ष में जो है कम से कम 2 बार जो है बुलाना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत को जन महत्व का अभिलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तदर्थ समिति कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है, तो वित्त विधेयक द्वारा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है, तो 4थी अनुसूची जो है राज्यसभा में बंटवारे का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है, याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया, तो दोस्तों 1 बार बढ़ाया गया है। लोकसभा का जो कार्यकाल है जो है 6 वर्ष तक बढ़ाया गया, वो 1 बार बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना जो है कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता, तो संसद की जो स्वीकृति के बिना जो है कोई भी सरकारी खर्चा जो है नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा दोस्तों, संसद की स्वीकृति के बिना जो है कोई भी सरकारी खर्च जो है नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, तो दोस्तों 249 अनुच्छेद 249 जो है संसद को जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो है अधिकार देता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है 550। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है दोस्तों, 550 है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है, तो दोस्तों भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य कौन सा है, तो लोकसभा है। दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा जो है भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन है, इसलिए जो इसे जनता का सदन भी कहते हैं, किसे, लोकसभा को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसके द्वारा अधिक बजट की संस्तुति की जाती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तेजी के दौरान भारतीय संसद द्वारा जो है विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है, या शून्यकाल के दौरान जो अधिक के बजट की संतुष्टि की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे 60 दिन तक। दोस्तों संसद का सदस्य जो है संसद में जो है अपनी सदस्य गंवा देगा यदि वह 60 दिन तक जो है अनुपस्थित रहे तो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है, विधानमंडल। विधानमंडल जो है ये राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए, तो 6 माह का अंतर होना चाहिए। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में जो है दोस्तों 6 महीने का अंतर होना चाहिए। इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति फोरम क्या है, तो दोस्तों 1/10 जो है वो लोकसभा आयोजित करने के लिए जो है अपेक्षित गणपूर्ति कोरम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। ऐसा किसने कहा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद की बैठकों की जो है अध्यक्षता करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो
प्रधानमंत्री जो होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। संसदीय प्रकार की सरकार में जो है प्रधानमंत्री जो बराबर वालों में पहला होता है, तो प्रधान इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो मयूर की देन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास। दोस्तों, लोकसभा का विश्वास जब तक प्राप्त रहेगा तब तक जो प्रधानमंत्री अपने पद पर रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री किसी प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो नियुक्ति की प्रक्रिया से बनाया जाता है। भारत में जो प्रधानमंत्री जो है किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो नियुक्ति। भारत में जो प्रधानमंत्री की क्या होती है दोस्तों? नियुक्ति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत में जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है? तो भारत की संचित निधि से। उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश होता है उसकी पेंशन जो है भारत की संचित निधि से जो है प्रभारित की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो 1935 अधिनियम जो औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में जो सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 वर्ष की आयु में जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं 65 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या प्राप्त है दोस्तों? मूल अपीलिया और परामर्शदायी अधिकार जो है परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र जो है भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। मूल अपीलिया और परामर्शदायी अधिकार ये क्षेत्र प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनः विचार करेगा? तो अपीली क्षेत्र अधिकार को सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अपीली क्षेत्र अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय मामलों और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो न्यायपालिका। याद रखिएगा दोस्तों, न्यायपालिका जो है संविधान की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता अनिवार्य है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए और एक या अधिक उच्च न्यायालयों में जो है कम से कम 10 वर्ष तक जो है एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका है और क्या होगा तो एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। तो दोस्तों, भारत में जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में अगर नियुक्ति के लिए कुछ अर्हताएं जो होती है वो पहले से भारत का जो है नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो है एक या अधिक उच्च न्यायालयों में जो है कम से कम 10 वर्ष तक जो है एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका है। जो है तीसरा होगा एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए जो है भारत के किसी भी न्यायालय में जो है वकालत करने की मनाही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 25 न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो है अधिकतम अन्य न्यायाधीश कितने हो? 25 हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? तो निर्णय विधि कहते हैं। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं दोस्तों? निर्णय विधि कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? तो गोलकनाथ का मामला। दोस्तों याद रखिएगा, गोलकनाथ का मामला जो है उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो हटाया जा सकता है। दोस्तों इस प्रश्न को एक बार और देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यालय समाप्त होने से पहले ही समाप्त अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा जो हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसे जो है विशेष बहुमत से जो है पारित जो है संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो 323 का ए, भारतीय संविधान के 323 के अनुच्छेद ए में दोस्तों के अंतर्गत जो केंद्र प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को जो है उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को दिखाता है? तो पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। याद रखिएगा दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल संबंधित मामलों को दिखाता है। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो भारत के केरल में स्थित है। किस राज्य में? तो केरल में जो है लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय स्थित है। पूछा जा सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो आप लोग आंसर क्या देंगे दोस्तों? केरल में स्थित है। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में किस स्तरों में अदालतें होती है? तो भारत में जो है दोस्तों 3 स्तर में अदालत होती है। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में जो है कि 3 स्तर में अदालतें होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? दोस्तों केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव होता है। याद रखिएगा दोस्तों, मंत्रिमंडल जो सचिव होता है वो केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। अगला प्रश्न 168, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दोस्तों भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भारत का कोई भी विधि न्यायालय। भारत के जो कोई भी विधि न्यायालय में जो है भारत के महान्यायवादी को जो है सुनवाई का अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित है? तो वित्त आयोग और जो है संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग, ये तीनों आयोग जो है संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित है। कौन कौन सा आयोग दोस्तों? वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग जो है संवैधानिक उपबंधों द्वारा जो है स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में की गई थी। कब किया गया था योजना आयोग की स्थापना? 1950। याद रखिएगा दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है तो कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के जो पद का कार्यकाल 6 वर्ष या जो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो संविधान की धारा 312 के अंतर्गत जो है संकल्प पारित करके जो है नई अखिल भारतीय सेवा जो है
संविधान की धारा 312 के अंतर्गत जो है संकल्प पारित करके जो है शुरू की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति की रिपोर्ट में जो है लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। भारत में जो चुनाव है दोस्तों प्रादेशिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो अनुच्छेद 324। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 324 जो है चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो वोट देने का अधिकार से अभिप्राय है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मताधिकार एक प्रकार से एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का उपयोग करता है। मताधिकार जो है दोस्तों एक विधि है जिसमें वोटर जो है अपना वोट देने के अधिकार का उपयोग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2004 में चुनी गई लोकसभा है 14वीं लोकसभा है। कौन सी लोकसभा है? तो 14वीं लोकसभा है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो 4 या अधिक राज्यों में। दोस्तों राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने जो पड़े कुल मतों का 6% जो है प्राप्त कर लिया हो 4 या अधिक राज्यों में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। जब वह जो कुल मतदान के जो 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो दोस्तों लोकसभा अथवा विधानसभा जो है चुनाव प्रत्याशी की जो है जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता दल ने जो है 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो लद्दाख। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है लद्दाख संसदीय चुनाव क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। दोस्तों यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुकुमार सेन जो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संवैधानिक राजसी का अर्थ है। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है दोस्तों? संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग जो है संवैधानिक राजसी का अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला? तो नवीन चावला ने संभाला। श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद जो मुख्य चुनाव आयुक्त का पद जो किसने संभाला दोस्तों? तो नवीन चावला ने संभाला था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और 1951 में विनिर्दिष्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167 में। दोस्तों अनुच्छेद 167 में जो है मुख्यमंत्री के कार्यों को जो है परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषा आधार पर बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश। दोस्तों मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का जो पहला राज्य जो भाषा आधार पर बनाया गया तो आंध्र प्रदेश है। आंसर क्या देंगे दोस्तों आप लोग? आंध्र प्रदेश को देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो 1956 में। दोस्तों राज्यों को जो भाषाई आधार पर जो है 1956 में पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य राजमार्ग का अनुसरण करते हैं व्यक्तित्व
व्यक्तिक राज्य जो है राज्य राजमार्ग का अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो 500 है। दोस्तों राज्य विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो 500 है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो राज्य विधानमंडल के अधीन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्यपाल द्वारा जारी विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 1 सदस्य नामित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 198, वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से कटकर बनाए गए राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। दोस्तों वर्ष 2000 में जो है संसद द्वारा कानून जो है पारित किए जाने के बाद जो है मध्य प्रदेश से जो है कट कर बनाए गए राज्य कौन सा है? तो हमारा छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो अनुच्छेद 169 के द्वारा। दोस्तों अनुच्छेद 169 के अनुसार जो है राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों याद रखिएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है स्वतंत्र भारत की जो है पहली महिला राज्यपाल थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है वह अब है अरुणाचल प्रदेश राज्य। दोस्तों इस प्रश्न को याद रखिएगा, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था वह कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां दोस्तों? भारत के संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है सममूर्ति सूची में। दोस्तों हमारे संविधान में जो आर्थिक योजना किसमें शामिल है? तो सममूर्ति सूची में जो है आर्थिक योजना शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो सममूर्ति सूची में। दोस्तों जंगल भारत के संविधान की जो है 7वीं अनुसूची में जो है 7वीं अनुसूची की जो है सममूर्ति सूची में जो है सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भूमि तथा भवन पर लगने वाले कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो राज्य में जो है राज्य के सूचीबद्ध में राज्य सूची में जो सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो दोस्तों सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये जो भाषाएं हैं दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है बाद में जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषाएं दोस्तों? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 4 भाषाएं आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में। दल बदल कानून जो है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायत राज से संबंध है। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध जो है पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो 74वां संविधान संशोधन ने जो है नगरीय स्थानीय सरकारों को जो संवैधानिक दर्जा दिया, 74वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो नगर पालिका परिषद, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किसको सम्मिलित किया गया है? तो भाग, याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा भाग 9। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किसको सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों भाग 9 हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 9 में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को जो है ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो 3 स्तरों में विभाजित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव पारित किया गया था, प्रस्ताव दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो जिला परिषद। आंसर हो जाएगा दोस्तों जिला परिषद के प्रति जो है पंचायत समिति अपने कार्यों के लिए जो है जवाबदेह होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? तो सरकारी आयोग ने। सरकारी आयोग जो थे वो केंद्र और राज्य संबंध की जांच की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो राजस्थान। राजस्थान ने जो सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? तो दोस्तों स्थानीय सरकार जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो पंचायती राज जो है भारत में आधारित लोकतंत्र को जो है पंचायती राज सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर। महापौर जो होते हैं दोस्तों नगर निगम का अध्यक्ष होता है। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको जो है प्रस्तुत करनी होती है? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग को जो है रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को जो है प्रस्तुत करनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? तो 1992 में। अल्पसंख्यकों के लिए जो है राष्ट्रपति आयोग जो है 1992 जो है वर्ष में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो 2001 में। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दोस्तों राष्ट्रीय नीति जो है 2001 में अपनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368 जो है भारतीय संसद को जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है। याद रखिए दोस्तों अनुच्छेद 368। कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने की विश्वास रखती है? तो लोकतांत्रिक सरकार जो है महिलाओं तथा पुरुषों को जो है समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? तो दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग। रूसी क्रांति का जो प्रारंभ हुआ दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग शहर से हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? तो सीनेट की सहमति से करता है। किस प्रकार करता है दोस्तों? सीनेट की सहमति से जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2028 राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार बनती है? राष्ट्रपति वाली सरकार जो है किस प्रकार बनती है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं और राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। तो दोस्तों राष्ट्रपति वाली जो सरकार है वो इस प्रकार बनती है। तो कार्यकाल की निश्चित अवधि होनी चाहिए, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच जो है कोई दोहराव नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव होना चाहिए, तब जो राष्ट्रपति वाली सरकार जो है बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो सुरक्षा परिषद को सौंपी है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने जो विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिकता जो है सुरक्षा परिषद को सौंपी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, कौन कौन है? तो दोस्तों चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है आप लोग याद रखिएगा, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, ये जो है यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? दोस्तों पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सरकार किस एजेंसी है? सरकार किसकी एजेंसी है? तो राज्य की एजेंसी है। दोस्तों सरकार जो है राज्य की एजेंसी है। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो विधि द्वारा जो है सीमित किया जा सकता है स्वतंत्रता को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो रॉबेस्पियर। फ्रांस में जो है आतंक के शासन के दौरान जो है रॉबेस्पियर जिसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकपाल का विचार लिया गया था। तो दोस्तों लोकपाल का विचार कैसे लिया गया था? तो स्कैंडिनेवियाई देशों से
स्कैंडिनेवियाई देशों से जो है लोकपाल विचार लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर। दोस्तों लोकतंत्र की जो सफलता जो है आलोचना के अधिकार पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा जो श्रेणीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो तमिल भाषा को जो केंद्र सरकार द्वारा जो है श्रेणीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति। लोगों की सहमति का अर्थ क्या है दोस्तों? तो अधिकांश लोगों की सहमति जो है लोगों की सहमति का अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सार्वजनिक पद का अधिकार है राजनीतिक अधिकार है। सार्वजनिक जो पद का अधिकार क्या है दोस्तों? तो राजनीतिक अधिकार है। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? तो जर्मनी में। दोस्तों जर्मनी देश में जो वित्त विधेयक जो है विधानमंडल के ऊपरी सदन में जो है पेश किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस अमेरिका राष्ट्रपति ने जो है कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो रिचर्ड निकल्सन। याद रखिए दोस्तों इस प्रश्न को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिचर्ड निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने जो है कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए जो है 1972 में चीन का दौरा किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो प्लेटो को जो है आदर्शवाद का जनक माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, प्लेटो को जो है आदर्शवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन जो है एक तंत्र का अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मैकियावेली ने जो है राज्य शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य शब्द का पूछा जा सकता है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखिएगा मैकियावेली ने जो है राज्य शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो अरस्तु का है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो अरस्तु का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में यह किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। रूसो ने क्या कहा था दोस्तों? मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, तो रूसो ने यह कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो गांधी जी का है। दोस्तों गांधी जी का कथन क्या है? तो भारत की आत्मा जो है गांवों में निवास करती है, ऐसा किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ये जो कथन है ये प्लेटो का है। प्लेटो ने कहा था कि अच्छा नागरिक जो है अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक जो है बुरा राज्य बनाता है। याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की देन है। सर्वसत्ता संपन्न जो संसद की अवधारणा जो है इंग्लैंड की देन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो साम्यवाद सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद जो है साम्यवाद सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे आपको वीडियो देखने में थोड़ा सा बोर महसूस होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जो हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए यह वीडियो जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।